जय हिंद साथियों, हम आपके लिए लेके आए हैं GSY जय सर चैनल पर एक बार फिर बाल विकास DLED BTC के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफी बच्चों का डिमांड था कि सर BTC क्लासेस के लिए कुछ वीडियो बनाए जाएं। तो हमने एक पहल की हमारी टीम के द्वारा GSY जय सर यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ हमने बाल विकास चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या अपन लोगों को लेके चल रहा है। BTC प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास में एवं सीखने की प्रक्रिया में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेंगे। यहां से सबसे पहले अध्ययन करना है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। आखिरकार बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास होता क्या है, बाल विकास शब्द किन शब्दों से निर्मित हुआ है। आवश्यकता, बाल विकास अध्ययन की क्या आवश्यकता है दैनिक जीवन में। कह सकते हैं बाल विकास का दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता है और क्या क्षेत्र है, बाल विकास का क्या क्षेत्र है, किस उम्र किस एज तक के बालकों को अपन बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है। नंबर दूसरा, बाल विकास की अवस्थाएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाल विकास का अध्ययन हमें किस उम्र तक करना है, तो इस हिसाब से बालक की उम्र को अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। उन अवस्थाओं का अध्ययन क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। बाल विकास को या बालक के अध्ययन को, बालक के जीवन के अध्ययन करने के लिए कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हालांकि शैशवावस्था के पहले गर्भावस्था से ही अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। ठीक है। और बाल्यावस्था में बालक रूप का, और किशोरावस्था में जब बालक वयस्क होता है तो वह अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। अब वयस्क व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन, आने वाली उत्तेजना, आने वाले संवेग, सीखने की क्षमता, दिशा आदि चीजों का अध्ययन यहाँ पर लोग करेंगे। एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास, देखो वही चीज आ गई ना कि उनमें किस प्रकार का विकास तो एक ऐसी चीज है कि जो निरंतर चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली दिशा क्या है, आपका विकास होता है। विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलती है, जन्म के पहले से ही और मृत्यु पर्यंत तक पूरे जीवन में आपका क्या है, विकास चलता रहता है। बस विकास के रूप अलग होते हैं, जैसे बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास। तो बौद्धिक विकास का स्तर अलग होता है और शारीरिक विकास का स्तर अलग होता है। बौद्धिक विकास में अलग होता है, शारीरिक विकास में अलग होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बीच बीच में पठार आते जाते हैं, रुकावटें आती जाती हैं। किसी अवस्था में विकास तेजी के साथ होगा और किसी अवस्था में विकास मंद भी हो सकता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन यहां से अपन लोग कर लेंगे। शारीरिक विकास वही चीज आ गया ना, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास जो हम बता चुके हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि बालक का शरीर का विकास किस प्रकार होता है, किस अवस्था में विकास रुक जाता है और किस अवस्था में विकास तेज होता है। ठीक है। मानसिक विकास मतलब बौद्धिक विकास या मानसिक विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा। तो मानसिक विकास में मस्तिष्क की बात होगी कि किस अवस्था में या कैसे वातावरण में बालक को रखा जाए जिससे उसका मानसिक विकास अधिक तेज हो, और किस बालक का विकास कब रुकता है, मानसिक विकास
किस स्थिति में रुकता है, कैसे परिवेश में रुकने पर उसका विकास तीव्र या मंद होता है। संवेगात्मक विकास हो गया। भाई संवेग आना किसी वयस्क व्यक्ति में या बालक में या किशोरावस्था में जब संवेग आते हैं व्यक्ति के अंदर, किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सारे संवेग जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी संवेग में ही आएंगी। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे संवेगात्मक विकास में। इसके बाद आगे भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषा विकास, अब देखो बेटा, बालक जन्म के बाद जब अपने परिवेश में आता है तो क्या भाषा सीखता है, भाषाई ज्ञान उसको होना आवश्यक होता है। भाषा सीखता है, शुरुआती भाषा क्या होती है, किस तरीके से सीखता है, वातावरण से उसका कितना प्रभाव पड़ता है, स्कूल से उसका कितना प्रभाव पड़ता है, प्राथमिक स्कूल से उसको कितना प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं कि माता पिता से या पास पड़ोस से या आपसी वातावरण से किस प्रकार से उसका विकास, भाषाई विकास होता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वातावरण का भी कह सकते हैं या परिवार का कह सकते हैं। जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रहेगा, भाषाई विकास उसका वैसा ही होगा। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति बालक की भाषाई ज्ञान की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। भाषा किस प्रकार से वो अपने अंदर सुसज्जित करके रख सकता है या अर्जन कर सकता है वातावरण से, और उसकी कितनी क्षमताएं होती हैं, एक बालक कितनी भाषाएं सीख सकता है, कितने तरीके से सीख सकता है, इन सारी क्षमताओं का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। बात करते हैं सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। सबसे पहले बात होती है सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता मतलब होता क्या है, सृजन शब्द से बना है, सृजन, सृजन शब्द से बना है सृजनात्मकता, और सृजन मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना, उसका निर्माण करना, बनाना। तो वातावरण से बालक किस प्रकार से अपनी सृजनात्मकता का निर्माण करता है और उसमें कितनी क्षमताएं होती, कहां तक विकास कर सकता है सृजनात्मकता के जरिए। ठीक है बेटा, तो यहां अपन अध्ययन करेंगे सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, किस प्रकार से उसके अंदर सृजन क्षमता तीव्र होगी और किस हिसाब से उसकी सृजन क्षमता का पतन होगा या गिरेगी। ठीक है, आगे अध्ययन करेंगे बेटा। ठीक, यहां बालक की सृजन क्षमता और सृजनात्मकता का वर्णन होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार। अब देखो सृजनात्मकता के बाद व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मतलब स्वयं का अस्तित्व, समाज में किस प्रकार का व्यक्तित्व है आपका, किस प्रकार के आपके आचरण है, आपने समाज में परिवार से, घर पास पड़ोस से क्या सीखा है, और आपके अंदर किस प्रकार की व्यक्तित्व है, किस प्रकार से आप अगले व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं, आपके अंदर व्यक्तित्व क्या है। तो वही आपके अंदर गुण की बात कर सकते हैं। व्यक्तित्व मतलब आपके अंदर किस प्रकार से कौन से गुण आ रहे हैं। तो व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, और व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का अध्ययन करेंगे बेटा। आगे देखें व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके। अब भाई अगले व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के व्यक्तित्व है, किस प्रकार के गुण हैं, उनका आप कैसे परीक्षण करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसकी एक्टिविटी से, उसके रहन सहन से, उसके बोलचाल से या उसकी भाषाई ज्ञान से आप किस प्रकार से उसका परीक्षण करेंगे, वो तरीके आपको यहाँ बताए जाएंगे कि बालक के व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके किस प्रकार से, एवं समायोजन के उपाय। यदि बालक के अंदर आपको कोई कमी महसूस हो रही है कि यहाँ उसके व्यक्तित्व में कोई कमी आ रही है, तो उसको उन व्यक्तित्व में सुधार करके, उसके नियमों को बदल के, उसको अवगत करा के उनमें समायोजन, समायोजन करना मतलब आगे समायोजित करना,
मिलाना, जो गुण उसके पास है उनको और आपके द्वारा दिए हुए गुणों को तुलना करा के उनका समायोजन कराना, उन पर उनका अनुचरण कराना, वो होता है आपका समायोजन के उपाय। ठीक है, किस प्रकार से आप बच्चे को व्यक्तित्व परीक्षण करके उनका समायोजन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है व्यक्तित्व भिन्नता। भाई हर व्यक्ति में बेटा अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग प्रकार की व्यक्तित्व होते हैं। किसी का समाज में कोई स्थान होता है, किसी का समाज में किसी प्रकार का स्थान होता है, तो वह व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। उसका अर्थ क्या होता है? कारक मतलब क्या कारण है ऐसी व्यक्तित्व आने का, जो एक दूसरों में अलग अलग व्यक्तित्व प्रकट हो रही है बालक के अंदर में, तो वो कारक मतलब किस कारण से आ रही है और महत्व, उनका महत्व क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व का महत्व क्या है। इसके बाद कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर। बालक जब बड़ा होता है, बाल अवस्था से शैशवावस्था से बाल अवस्था में पहुंचता है और बाल अवस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, तो उस बीच बालक में कई प्रकार की कल्पनाशील शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। जैसे बचपन में एक बालक को आप खिलौना देंगे तो वो खेलने से ज्यादा उसे तोड़कर उसके अंदर ये देखेगा, उसके अंदर ये कल्पना होगी कि ये आखिर बना क्यों है, ये बज रहा तो क्यों बज रहा है, कहां से क्या हो रहा, तो वो कल्पना का विकास हो गया उसके अंदर, कल्पना कर रहा कि आखिर ऐसा क्यों। और दूसरी बात, यहाँ कल्पना करना हो गया या कह सकते हैं स्वप्न देखना हो गया, स्वप्न देखना हो गया, और ये सबसे ज्यादा आपकी किशोरावस्था में होते हैं स्वप्नों की दोष। यहाँ कल्पना, किसी चीज की कल्पना कर ली और उस कल्पना का क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। भाई कल्पना जो की है उसका चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे कि आखिर ये जो कल्पना हमने की है ये हमारे लिए सही है या सही नहीं है, इसकी दिशा कैसी है, विपरीत है या सही है। इसके बाद तर्क करेंगे, तर्क करेंगे भाई, इस पे तर्क वितर्क करेंगे, सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का विकास बालक में जब होता है तो वो कहलाता है आपका कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास बालक में होना स्टार्ट हो गया है। और ये समझ लेते हैं कि इस प्रकार का अगर विकास बालक में प्रकट हो रहा है तो उसका बौद्धिक स्तर उच्च हो रहा है, उसमें बौद्धिक शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के आधार, बालक का विकास पहले सबसे पहले अध्ययन करना है। बाल विकास होता क्या है, बाल विकास शब्द कहां से लिया गया है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आखिरकार बाल विकास नाम क्यों रखा गया है इसका। ठीक है, उनके आधार क्या है, इसके बाद उनको प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब कारण, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारण होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बाल विकास के कारक। इसके बाद बात करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की बात करते हैं तो वंशानुक्रम का मतलब होता है हमें हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो होते हैं आपके वंशानुक्रम। जैसे कहते हैं कि कोई बालक अपने पूर्वजों पे भी जाते हैं, कोई बालक अपने माता पिता पे जाते हैं। जैसे परिवार में दादाजी आपके मुखिया थे, उनका रहन सहन, बैठन उठन कुछ अलग था, और हो सकता है उनके पुत्र के अंदर वो क्षमता ना हो, लेकिन पौत्र के अंदर कह सकते हैं, नाती के अंदर वो क्षमता जागृत आ जाती है, उसे बोलते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, वंश भाई वंश चलता रहे। इसके बाद वातावरण, वातावरण में क्या क्या पढ़ना है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। सबसे पहले बालक का विकास जो होता है आपका पारिवारिक से होता है। परिवार का मुखिया या परिवार की जो आपका स्कूल होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि उनका गुरु माता होती है सबसे पहले, तो माता के द्वारा, और इसके बाद परिवार में अन्य सदस्यों द्वारा जो ज्ञान, जो भाषाई ज्ञान, जो सामाजिक ज्ञान वो लेता है, वो आपका सबसे पहला क्या है, वातावरणीय प्रभाव होगा, वातावरणीय ज्ञान होगा सबसे पहले। इसके बाद बालक जो ही बड़ा होगा समाज में बैठना उठना सीखेगा, समाज के अंतर्गत रहना सीखेगा, रहन सहन सीखेगा, वो आपका सामाजिक विकास कहलाएगा। इसके बाद बालक विद्यालय जाएगा और विद्यालय में जाकर
शिक्षकों द्वारा जो ज्ञान उससे अर्जन होगा, जो ज्ञान वो अर्जित करेगा, वो होगा आपका विद्यालय ज्ञान। इसके बाद संचार माध्यम से, जैसे कि संचार माध्यम का कह सकते हैं रेडियो, यूट्यूब, फ्लैक्स वगैरह वगैरह से आप जो संचार के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं, वो होता है आपका संचार माध्यम। जिस तरीके से मैं आपको आज जो क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पर जीएस बाय जय सर चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, यह भी क्या है, संचार का माध्यम है। यहां से मैं आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं, ये क्या है, संचार का माध्यम। ठीक है बेटा, यहाँ इन चीजों का अपन अध्ययन विस्तृत तरीके से करेंगे और साथ में ये भी अध्ययन करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं किस रूप में दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक होगा आपका अधिगम सीखना। अधिगम मतलब सीखना होता है। अधिगम किसी चीज को किसी से ग्रहण करना होता है, तो ग्रहण करना मतलब सीखना होता है। तो अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का अर्थ, अधिगम होता क्या है, अधिगम कहां से प्रारंभ होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन इन सिद्धांतों के जरिए करेंगे। और इन सिद्धांतों को, जैसे अधिगम का सिद्धांत जो दिया है, इसमें अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत अनुसार अधिगम की सीढ़ियां या कह सकते हैं अधिगम के स्टेज अलग अलग बताए हैं और अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके सामने होंगे, जिनका हम विस्तृत तरीके से अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ, अब यहां अपन को क्या अध्ययन करना है, अधिगम का अर्थ। अधिगम मतलब सीखना, आखिर होता क्या है, कहां से सीख सकते हैं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम को प्रभावित करने वाले मतलब कोई बच्चा बहुत अच्छे ढंग से सीख रहा है और कोई बच्चा बहुत धीमी गति से सीख रहा है और कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख रहा है। तो उसको प्रभावित, जो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख रहा है, तो वो कहाँ डिसबैलेंस हो रहा है, कहाँ उसको कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, उस चीज की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अब अधिगम जैसे कह सकते हैं कि आप क्लास में गए बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप कुछ उसको सिखाना चाह रहे हैं, या कह सकते हैं वातावरण में बैठ के या घर परिवार में बैठ के अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप किस विधि से सिखा रहे हैं, उसको किस विधि से सिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप सिखा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चा किस ढंग से सीखना पसंद कर रहा है, वो चीज आपको मायने रखती है कि बच्चा को आप किस ढंग से सिखाएंगे। तो अधिगम को प्रभावशाली विधियां मतलब अधिगम को या सीखने की प्रभावशाली विधियां किस तरीके से आप बालक को सिखाएंगे जिससे उसका मन अधिकतर लगा। जैसे अभी एनसीईआरटी गाइडेंस के अनुसार खेल खेल में विधि से सिखाया जा रहा है, बच्चे को गा के सिखाया जा रहा है, चार्ट पेपर द्वारा सिखाया जा रहा है ना, डांस तरीके से सिखाया, अनेक तकनीकें अपनाई जा रही हैं, अनेक शिक्षकों द्वारा अनेक कौशल अपनाए जा रहे हैं। तो वो क्या है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, और उन्हीं विधियों का यहाँ पे अपन लोग विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। अगला अधिगम के नियम। अब अधिगम के नियम जो है किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के नियम कितने दिए हैं और क्या क्या कहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे अधिगम के नियम जो दिए हैं, सीखने के नियम जो दिए हैं, सबसे प्रभावित सीखने के नियम थॉर्नडाइक के हैं। सबसे प्रभावित नियम थॉर्नडाइक के हैं, और थॉर्नडाइक ने अपने नियम को दो टाइप से दिया है, एक उनके प्रमुख नियम है और एक उनके गॉड नियम है। ठीक है, जिनका अध्ययन विस्तृत तरीके से आगे अपन लोग चैप्टर में करेंगे। और ये चैप्टर ये समझ लें कि मोस्ट बिल्कुल इंपोर्टेंट है आपके लिए, आज ही नहीं, आज की क्लास से लेकर जब तक आप अध्यापक नहीं बन जाते, और अध्यापक बनने के बाद भी कह सकते हैं क्लास का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि जब आप अध्यापक बनेंगे और अध्यापक बनने के बाद कक्षा में जाएंगे, तब भी इन नियमों की आपको अति आवश्यकता होगी। और यहां से यहां तक का आपको देख लेते हैं, बीटीसी या डीएलएड एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर से लेके
ऑल सेमेस्टर में ये पोर्शन आपको मिलेगा। और इसके बाद आप जब टेट, सी टेट और सुपर टेट, टेट, टीईटी और सी टेट और सुपर टेट का अध्ययन करेंगे, प्रिपेयरिंग करेंगे, तो वहां भी ये नियम आपको विस्तृत तरीके से देखने पड़ेंगे। तो ये मान ले बेटा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्या है, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं सीखने में उनका महत्व। ठीक है, अधगम के लिए जो थार्नडाइक साहब ने नियम दिए हैं, वो नियम आपको यहाँ विस्तृत तरीके से चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद अधगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। कक्षा शिक्षण, देखो अधगम के प्रमुख सिद्धांत। अब भाई किसी तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद उनका कक्षा शिक्षण में क्या उपयोग है, उनका कक्षा शिक्षण में, दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में बच्चे के लिए किस प्रकार से उपयोगी है ये सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये आपके थार्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। थार्नडाइक ने पहला सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत होता क्या है, थार्नडाइक ने कैसे प्रूव किया इस चीज को, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव साहब ने सिद्धांत दिया, कौन सा, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद स्किनर का क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत। स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये प्रयोग उन्होंने चूहे पे किया था। ठीक है, और बात करते हैं किस चीज पे किसने प्रयोग किया, तो ये विस्तृत तरीके से क्लास में आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, और स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था। इसके बाद आपके कोहलर साहब आए और उन्होंने भी कई तरीके से प्रयोग किए सिद्धांत के लिए। ठीक है, जिनको अपन अध्ययन करेंगे। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कोहलर साहब ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। पियाजे का सिद्धांत, बायोदोस्ती का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत यहाँ अपन फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। सीखने का वक्र, आप देखते हैं सीखने का वक्र अर्थ है, वक्र होता क्या है। हमने आपको थोड़ी टाइम पहले एक शब्द उपयोग किया था, पठार उपयोग किया था। तो जब बच्चा कोई चीज सीखता है तो क्या होता है, उसका वक्र किस हिसाब से बनता है, उन्नत भी हो सकता है, या कह सकते हैं सीखने की स्थिति कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे निरंतर चलती रहती है। बच्चा पर्यावरण से जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में सीखता रहता है। तो उन सब चीजों का अध्ययन यहाँ आप करेंगे। प्रकार सीखने में उनका महत्व। ठीक है, इसके बाद पठार का अर्थ है, पठार आखिर जो हम बता रहे थे वो होता क्या है, कारण क्या है और उसके निराकरण क्या है। पठार उत्पन्न क्यों होता है, उसको अपन अगर किसी बच्चे के अंदर पठार उत्पन्न हो रहा है शैक्षणिकता में, तो अपन उसको कैसे उसका निराकरण करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ आपको बताई जाएंगी। अभिप्रेरणा की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में अपन लोग क्या होता है कि बच्चे के अंदर आप कुछ कह रहे हैं और स्वयं से उसके अंदर जो कल्पनाशील प्रेरणा जागृत होती है अंदर आत्मा से, वो होती है अभिप्रेरणा। तो उसका अर्थ क्या होता है, क्या होती है अभिप्रेरणा, कितने प्रकार से होती है और जीवन में उसका क्या महत्व है,
इसके बाद ध्यान क्या होता है, किसे ध्यान बोलते हैं, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान के कितने प्रकार हैं और ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। इसके बाद बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होगी, तो रुचि होती क्या है, रुचि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कितने प्रकार से होती है, और बच्चे के अंदर रुचि का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे कि बच्चा आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे की रुचि है या नहीं है, उसका मन लग रहा या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, हम क्या परिवर्तन करें जिससे कि बच्चे का मन लगे। तो हम पहले परीक्षण करेंगे, इसके बाद उसका निराकरण करेंगे। इसके बाद स्मृति की बात करते हैं, तो स्मृति मतलब उसके याद करने की क्षमता, उसकी याददाश्त क्या है, उस स्मृति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, अच्छी स्मृति क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विस्मरण। विस्मरण मतलब भूलने की क्षमता, बच्चे के अंदर विस्मरण क्यों प्रकट हुआ है, आखिर विस्मरण होता क्या है, कारण क्या है, उसके महत्व क्या है और इसके दोष क्या है। ठीक है, इसके बाद यहां से सांख्यिकी, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण, माध्यमिका, बहुलक, यहाँ से आपका ये गणित वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ गणित के लिए मैथ वाले सर आप क्लास जब लेंगे तो वो आपको सारा सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी देखा क्या सिलेबस, आज की क्लास में हमने आपका सिलेबस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पहला चैप्टर आपका कंप्लीट करने जाएंगे। तो सभी लोग जुड़े रहें GSY जय चैनल से और सब लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम आपको बता दें, जैसा कि BTC के लिए कहा गया है कि BTC के लिए बात करते हैं तो BTC नियमों को देखेंगे। तो आपको बता दें कि BTC के लिए आपको पहले सेमेस्टर में हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, बिल्कुल निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप BTC का सही ढंग से सही मूल्यांकन करते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित है कि टेट सीटेट में कहीं आपको कठिनाई नहीं आ सकती है, कहीं कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि जो टेट सीटेट का सिलेबस रखा गया है वो सारा सिलेबस यहीं से लिया जाता है, यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात होती है, BTC का जो आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर में, विषय में आप अगर किसी प्रकार से त्रुटि करते हैं तो आप 1 से 2 विषय तक बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इससे ज्यादा अगर बैक होता है तो आपका सेमेस्टर बैक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं रखनी है बेटा। आप लोग निरंतर क्लास को अटेंड करते रहें, बिल्कुल निरंतर तरीके से कह सकते हैं हम, या अपने अनुभव से कह सकते हैं, जो हम आपको या हमारी टीम आपको जो देगी, कतई ये चीज तो आप त्याग देना कि आप इस पे कहीं जा सकते हैं। ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं बस आप लोग उसको ग्रहण करते जाएं, अर्जित करते जाएं। ठीक, तो निश्चितता सफलता आपके हाथ है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा कल चैप्टर नंबर पहला क्लास देखेंगे साइकोलॉजी की, या बाल विकास कह सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, धन्यवाद। सभी लोग को शेयर कर दें बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, GSY जय सर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।